Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a housing finance company that is PNB Housing Finance. ठीक है, अभी इनका yesterday रिजल्ट आया. तो PNB हाउसिंग का बेसिकली देखूँ तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग में भी है, प्राइम हाउसिंग में भी है. अभी पहले थोड़ा समझ लेते हैं हाउसिंग फाइनेंस पेज. ठीक है, ओवरव्यू अगर दे दूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है. सब कंपनीज का आप ले लो, अफोर्डेबल में ले लो, प्राइम में भी ले लो. अफोर्डेबल में कंपनीज लाइक होम फर्स्ट, इंडिया शेल्टर, एप्टेस हो गया, बजाज हाउसिंग इज इनटू प्राइम हाउसिंग, आवास हो गया, आधार हाउसिंग हो गया, ये सब जो है अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेयर्स है. एंड वहाँ पे कितना ग्रोथ आ रहा है, सबका मिनिमम 20-25-30% तो मिनिमम ग्रोथ आ ही रहा है. आवास इज द स्लोएस्ट अराउंड 18-20%. उसके बाद द टॉप इज इंडिया शेल्टर अराउंड 30-35%. प्राइम हाउसिंग में देखूँ तो बजाज हाउसिंग इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर. इनका अराउंड 25% के आसपास का ग्रोथ है. तो ओवरऑल देखो पूरा सेगमेंट हाउसिंग फाइनेंस स्पेस ये पूरा सिक्योर्ड है. यहाँ पे ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो बना है 2.0 जो स्कीम आया है, इससे भी मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है. सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं इसमें गवर्नमेंट, थोड़ा मतलब उसका मतलब थोड़ा EMIs वुड बी पेड बाय गवर्नमेंट अप टू 3 लाख, अप टू 5 लाख. क्राइटेरिया होता है वेरियस, बट शॉर्ट में समझ लूँ अच्छा ग्रोथ है. मिनिमम 15-20% का, 15% इज द इंडस्ट्री का पूरा ग्रोथ हाउसिंग फाइनेंस स्पेस का. अभी PNB हाउसिंग का कितना है ग्रोथ, उनका AUM का साइज़ कितना है पहले वो देख लेते हैं. AUM का साइज़ इज अराउंड 77,000 करोड़, मतलब अच्छा खासा बड़ा साइज़ हो गया. AUM ग्रू अराउंड, रिटेल AUM ग्रू अराउंड 18%. पूरा AUM में ग्रोथ था 16%. रिटेल वाला सेगमेंट उनका होलसेल वाला भी है, ये रिटेल वाला है. होलसेल बेसिकली क्या होता है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स हो गया, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला सेगमेंट, एवरेज टिकट साइज 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, वो मतलब मिनिमम है. अभी पहले बहुत ज़्यादा था वो, अभी उन्होंने पूरा रिटेल वाले मतलब ग्रैन्युलर, मतलब हम जैसे कस्टमर्स पे ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. 99% रिटेल बुक है, 1% होलसेल बुक है. तो रिटेल AUM में ग्रोथ है 18%. तो ऐसा कुछ मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ भी नहीं है. बट यहाँ पे क्या ट्रिगर है, एक ट्रिगर है कि इनका प्रोडक्ट मिक्स बेसिकली उनका AUM का मिक्स. इनका AUM में प्राइम हाउसिंग बेसिकली, प्राइम और अफोर्डेबल में डिफरेंस इज दैट प्राइम हाउसिंग इज Tier 1 सिटीज़ में प्राइम हाउसिंग चलता है, क्योंकि वहाँ पे कस्टमर का लाइफस्टाइल अच्छा रहता है. वहाँ पे दे आर अर्निंग मोर मनी कंपेयर टू, आप ले लो Tier 4, 5, 6 सिटीज़ में, गांव में, मतलब ऑफकोर्स उनका लाइफस्टाइल पूरा डिफरेंट है. ठीक है, तो प्राइम हाउसिंग में आप देखो बजाज हाउसिंग जो है वो सिटीज़ में केटर करता है, मेट्रो सिटीज़, Tier 1 सिटीज़ में. तो यहाँ पे उनका मार्जिन थोड़ा कम रहता है. क्यों? क्योंकि उनका कंपटीशन सीधा कौन किसके साथ होता है, बैंक्स के साथ, बड़े बैंक्स. क्योंकि Tier 1 सिटीज़ में बड़े बैंक्स आर यूजुअली प्रेजेंट मोर, क्योंकि वहाँ पे दे वांट द बेस्ट कस्टमर्स इन देयर बुक्स. ठीक है, तो बजाज हाउसिंग का कंपटीशन है HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI, मतलब ओवरव्यू अगर दे दूँ तो इसलिए मार्जिन उनका कम रहता है प्राइम हाउसिंग में. अफोर्डेबल हाउसिंग में कैसे है कि गांव में कोई भी कस्टमर है, दे आर उनका इनकम का उतना कोई ठिकाना नहीं है, तो दे कैन चार्ज एट मोर रेट. एंड वो पूरा प्लस सिक्योर भी है. ठीक है, मतलब अगेंस्ट द हाउस यू आर टेकिंग अ लोन, मतलब उसका यील्ड, उसका मतलब यील्ड इज बेसिकली जो रेट पे वो लेंड करता है कस्टमर्स को, दैट इज अराउंड 12-13-14% के आसपास तो होएगा कंपेयर टू प्राइम हाउसिंग जिसका अराउंड 8-9% है. तो इसलिए उनका मार्जिन जो बचता है इन प्राइम हाउसिंग में, इट इज़ अराउंड 2-3%. बजाज हाउसिंग का अगर आप स्प्रेड देखोगे, यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, स्प्रेड इज अराउंड 2%. एंड ये सब जो अफोर्डेबल हाउसिंग में प्योरली इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, इनका 5-6% का स्प्रेड बनता है. तो इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस रेशियो यार, आई हैव सिंप्लीफाइड ऑल दिस थिंग्स. आप देखो इन द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, वो कोर्स का पूरा लिंक है. द लेंडिंग प्लेबुक जो नाम है, वहाँ पे 6-7 घंटे में पूरा आपको लेंडिंग स्पेस, बैंक, NBFC, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अफोर्डेबल हाउसिंग, प्राइम हाउसिंग प्लेयर्स, माइक्रो फाइनेंस NBFCs, MSME लेंडर्स, ये सबका आई हैव डन P2P एनालिसिस. पहले तो बिगिनर के लिए ये, मतलब आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक्स कि भाई बैंक्स पैसा कैसे कमाता है, बैंक्स NBFC में डिफरेंस क्या है, कौन सा ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है. एंड एंडिंग में मतलब आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल्सो द माइक्रो फाइनेंस स्पेस जो टर्न अराउंड हो रहा है वहाँ पे. तो फोकसिंग ऑन बजाज PNB हाउसिंग, तो इनका प्राइम हाउसिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू 63% ऑफ द AUM. तो सबसे ज़्यादा 63% आता है उनका प्राइम हाउसिंग से. इमर्जिंग मार्केट और एक सेगमेंट है इमर्जिंग मार्केट, वो बेसिकली एवरेज टिकट साइज आप देखो प्राइम हाउसिंग में इट इज़ अराउंड 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ इतना जाता है.
इमर्जिंग मार्केट में इट इज़ अराउंड 20-25 लाख के आसपास, एंड अफोर्डेबल में इट इज़ अराउंड 10 to 15 लाख। तो इमर्जिंग मार्केट में भी अच्छा यील्ड आता है। तो इमर्जिंग मार्केट इज ऑल्सो अराउंड 30% एंड अफोर्डेबल इज अराउंड 7%। पूरा AUM में से 100 में से 63 इज प्राइम, 30 इमर्जिंग मार्केट एंड 7 रिमेनिंग, दैट इज अराउंड अफोर्डेबल हाउसिंग। तो पहले कितना था, पहले इनका अराउंड आप देखो इमर्जिंग मार्केट प्लस अफोर्डेबल वाला जो अभी 37% हो गया, इट वॉज अराउंड 25% लास्ट क्वार्टर एंड 75% था उनका प्राइम हाउसिंग से। तो आप देखो एक प्रोडक्ट मिक्स में चेंज आ रहा है, तो दे आर गोइंग मोर इनटू हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स। हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स में आपका अफोर्डेबल हाउसिंग आ गया एंड इमर्जिंग मार्केट, जहाँ पे उनका यील्ड ज़्यादा, मतलब दे कैन चार्ज मोर रेट टू द कस्टमर्स। तो वहाँ पे वो ज़्यादा पैसा कमाएगा, ज़्यादा स्प्रेड मिलेगा, ज़्यादा नेम्स बढ़ेंगे, एंड वो प्राइम हाउसिंग पे कम फोकस कर रहा है। तो प्रोडक्ट मिक्स में चेंज कैसे आ रहा है, इमर्जिंग मार्केट प्लस लैब क्या बोल रहा है, इमर्जिंग मार्केट प्लस अफोर्डेबल हाउसिंग इज गोइंग अप एंड आपका प्राइम हाउसिंग वाला सेगमेंट कम हो रहा है। तो एक ट्रिगर वहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ देखो रीजनेबल है, मतलब ऐसा भी नहीं 2-3% ग्रोथ आ रहा है, मतलब 17-18% उनका गाइडेंस भी यही है कि टू ग्रो बाय 18%, रिटेल एवं टू ग्रो बाय 18% इन FY26। तो गाइडेंस भी अच्छा है, 18-20% इतना तो आवास का भी ग्रोथ आ रहा है, एंड वहाँ पे तो कोई मतलब प्रोडक्ट मिक्स में चेंज भी नहीं आ रहा है, एंड आवास तो ज़्यादा है इन द पूरा अफोर्डेबल हाउसिंग में। तो पूरा अगर इनका डिसबर्समेंट देखो ये दिस क्वार्टर में, तो पूरा डिसबर्समेंट में 30% ग्रोथ है, अफोर्डेबल हाउसिंग में सब डिसबर्समेंट में ग्रोथ है, इमर्जिंग मार्केट वाले में 32% ग्रोथ है, एंड प्राइम वाले सेगमेंट में 1% ही है। तो आप देखो अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग मार्केट में वो ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं टू गो इनटू, एंड उन्होंने वो भी बोला कॉन कॉल में भी बोला, आगे वी विल डिस्कस इट, कि दे वांट टू मेक श्योर कि भाई ये अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग मार्केट जितना बढ़े उतना अच्छा है। एंड AUM का ग्रोथ देखो स्पेसिफिकली फॉर ईच सेगमेंट। तो रिटेल वाला जो प्राइम हाउसिंग वाला जो सेगमेंट है उसका उसमें कितना ग्रोथ है 10%, इमर्जिंग मार्केट में ग्रोथ है 20%, एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में इट ग्रू 143%। ऑफकोर्स बेस थोड़ा छोटा है इसलिए ग्रोथ भी ज़्यादा लग रहा है, बट दे आर उन्होंने डबल कर दिया। आप देखो YOY देखो कंपेयर करके, तो 143% दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन Q1 FY26, एंड ये लास्ट 2-3 क्वार्टर से 100% ग्रोथ ही आ रहा है। तो पूरा बुक में से 78,000 77,000 जो उनका AUM का साइज़ है, उसमें से रफली अराउंड 5,000 करोड़ प्लस का उनका अभी कौन सा अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट बन गया है। वो लास्ट ईयर 2,500 करोड़ के आसपास था, एंड दे आर टारगेटिंग दैट वुड गो अप टू 9,500 करोड़ इन FY26। मतलब वहाँ पे भी मतलब 80-90% का ग्रोथ आ रहा है इन द हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट। तो इनका एसेट क्वालिटी भी देख लेते हैं। GNP इज अराउंड 1.06, लास्ट क्वार्टर 1.08 था, अच्छा है, बेटर हुआ है। NNP है 0.69, लास्ट क्वार्टर भी 0.69। तो एसेट क्वालिटी स्टेबल है एंड इम्प्रूव हुआ है GNP NNP है। अभी उनका अगर देखो यील्ड जो रेट पे वो लैंड करता है कस्टमर्स को, दैट वाज अराउंड 9.9%, लास्ट क्वार्टर वो 10.03% था। तो मिनिमम क्या बोल सकते हो डिटीरियोरेशन इन द यील्ड। एक तो हो सकता है कि ये जो रेपो रेट जो कटा रहा है इसके वजह से उनको थोड़ा यील्ड में थोड़ा कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि RBI इज कटिंग डाउन द रेट्स, राइट। तो मतलब आपको बेनिफिट थोड़ा देना भी पड़ेगा कस्टमर्स को, राइट। तो इसलिए उनका थोड़ा यील्ड में मिनिमम 0.0 उससे भी कम हुआ है कंप्रेशन को, 0.04 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.04% का कंप्रेशन हुआ है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग उनका कम हुआ है क्योंकि रेपो रेट कटा है, तो 7.76% हो गया वर्सेस 7.84 क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड उनका स्प्रेड जो बचा है, ठीक है, मतलब यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिफरेंस जो बचता है, ठीक है, दैट इज अराउंड 2.23 वर्सेस 2.19। तो वहाँ पे भी 4 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट आया है। अभी उनका अगर देखो ROE नंबर्स इज ऑल्सो गोइंग अप, ROE भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ROE वॉज अराउंड 12.39 वर्सेज 12.2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आया। एंड इनका पूरा अगर देखो अफोर्डेबल हाउसिंग में दे हैव अराउंड 100 ब्रांचेस, पूरे टोटल ब्रांचेस इज अराउंड 356 ब्रांचेस, उसमें से अफोर्डेबल हाउसिंग के ब्रांचेस इज अराउंड 200, लास्ट क्वार्टर भी 200 ही थे। इमर्जिंग मार्केट में इट इज़ अराउंड 80 ब्रांचेस, वो लास्ट क्वार्टर में 60 थे। एंड प्राइम हाउसिंग के उन्होंने कम कर दिया, मतलब उन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया जो जो उनका जो ब्रांच था, जो क्या बोल सकता हूँ, दैट वाज फोकसिंग ऑन प्राइम हाउसिंग, वो उन्होंने चेंज करके कर दिया इमर्जिंग मार्केट का। तो इमर्जिंग मार्केट का जो रिमेनिंग होएगा आप देखो 56 के आसपास, वो 76 था पहले, 76 था पहले, वो अभी 56 के आसपास हो गया। तो दैट टोटल जब टू आप देखो 356 के आसपास आ जाएंगे उनके ब्रांचेस। तो 200 + 80
280 हो गया, एंड आपका जो रिमेनिंग 64 के आसपास जो होगा ब्रांचेस, 74 के आसपास, दैट वुड बी ऑन द प्राइम हाउसिंग वाला सेगमेंट। तो ओवरऑल यील्ड देखो उनका अफोर्डेबल में दे उनका यील्ड इज अराउंड 12.1%, लास्ट क्वार्टर अराउंड 11.7%। तो अफोर्डेबल में वो जितना ज़्यादा जा रहा है दैट इज़ गुड। इमर्जिंग मार्केट में भी यील्ड इज अराउंड 9.7% के आसपास, एंड प्राइम हाउसिंग में द यील्ड इज अराउंड 9%, 9.2% के आसपास। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, उसके बाद सेकंड है इमर्जिंग मार्केट वाला, एंड थर्ड आपका जो सबसे लोएस्ट यील्ड है, सबसे कम मार्जिन कहाँ पे बनता है, दैट इज इन द प्राइम हाउसिंग वाला सेगमेंट। तो वहाँ पे वो फोकस कम कर रहा है, एंड दे आर गोइंग मोर इनटू अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग मार्केट वाले सेगमेंट में। तो उन्होंने पहले गाइडेंस दिया था इन FY20 Q4 में, लास्ट क्वार्टर, उन्होंने बोला था कि दे आर निम्स, दैट इज आपका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो आता है, इंटरेस्ट जितना कमाया माइनस कितना खर्चा हुआ डिवाइडेड आपका टोटल एसेट्स, ठीक है। तो उनका निम्स का उन्होंने गाइडेंस दिया था, इट वुड बी अराउंड 3.6 to 3.65% के आसपास इन Q4। वो उन्होंने बोल दिया अभी होएगा अराउंड 3.7%। तो एक अच्छा है कि उन्होंने गाइडेंस बढ़ा है, थोड़ा मिनिमम बढ़ा है बट इट इज़ गुड बढ़ा है, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। लोन बुक का ग्रोथ, AUM का ग्रोथ जो बोलना है आपको, दैट इज विल बी अराउंड 18% इन FY26। उनका ROA नंबर्स टू बी अराउंड 2.5 to 2.6, अभी भी उतना ही है रेंज में, 2.5 2.6 के रेंज में। एंड GNPA उन्होंने बोला इट वुड बी अराउंड 1%, तो लेस देन और अराउंड 1% के आसपास। तो अभी भी 1.1% के आसपास ही है, तो ये भी अच्छा है। एंड उन्होंने बोला था कि दे आर अफोर्डेबल हाउसिंग प्लस इमर्जिंग मार्केट वाला सेगमेंट जो है, जो मिक्स में अभी कितना हो गया, अराउंड 37% हो गया, करेक्ट। लास्ट ईयर वो था, लास्ट क्वार्टर में इट वॉज अराउंड 25%। तो उन्होंने बोला था ये साल तक हम कर लेंगे 32-34% कर लेंगे, बट दे हैव ऑलरेडी रीच्ड 37% इन Q1, तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड थोड़ा उन्होंने 2 साल के लिए बाय FY27 दे आर टारगेटिंग कि भाई 40% जो होने वाला था, पहले बोल रहा था 40% होएगा टोटल इमर्जिंग मार्केट प्लस आपका अफोर्डेबल हाउसिंग ऑफ द ओवरऑल बुक, 40% रीच होने वाला था। वो उन्होंने बोला इट वुड बी अराउंड 45%, 45 या उसके ऊपर हो जाएगा, 40% प्लस तो हो जाएगा, क्योंकि अभी देखो ना 37 तो हो ही गया है, तो 2 साल के अंदर तो आराम से दे कैन रीच 45% के आसपास, तो और 45% प्लस हो जाएगा, तो एक अच्छा है, ये भी है। एंड दूसरा इनका क्रेडिट कॉस्ट देखोगे ना आप, तो इनका क्रेडिट कॉस्ट इज नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब इनका पहले तो इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट ग्रू अराउंड उनका 18% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक का ग्रोथ है। उसके बाद जो मेन खर्चा जो होता है क्रेडिट कॉस्ट, आपका प्रोविजंस जो बोलते हैं, वहाँ पे इट इज़ नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव क्यों है, बेसिकली दे आर राइट बैकिंग, दे आर क्या बोल सकता हूँ, द जो रिकवरीज जो अच्छे आ रहे हैं ऑफ द लोन्स, जो उन्होंने मतलब अपग्रेड्स आ रहे हैं, रिकवरीज आ रहे हैं। आई हैव टॉक्ड इन डेप्थ, आप देखो इन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे पूरा मैंने इन डिटेल में समझा है, 6-7 घंटे में आपको ये सब रेशियो सब समझ जाएगा। बट बेसिकली थोड़ा समरी दे दूँ तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आप प्रोविजन जो पहले से करते हो, मतलब थोड़े पैसे साइड पे आप रख देते हो क्योंकि कस्टमर पे नहीं कर रहा है टाइम पे आपको, बट सडनली आफ्टर फ्यू मंथ्स आफ्टर आप देखो जैसे जैसे आपके 30+ DPD हो गया, DPD बेसिकली डेज पास ड्यू, ये सब जो SMA बकेट्स हो गए, आपके जो अर्ली साइन होते हैं कि इंडिकेटर की भाई कस्टमर पे नहीं कर रहा है, मतलब 30+ DPD बेसिकली टेल्स कि भाई 1 महीना हो गया अभी तक कस्टमर का अभी तक EMI आया नहीं, इंटरेस्ट आया नहीं है उसका, 2 महीना 60+ हो गया, 2 मंथ्स पास टाइम 90+ हो जाता है, तो दैट इज अराउंड आपका जो होता है NPA अकाउंट होता है। 3 महीना अगर आपने पेमेंट नहीं दिया तो दैट इज आपका NPA। तो अगर अगर कस्टमर ने पहले दे नहीं रहा था तो ठीक है, यू हैव टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, आपको थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा। बट सडनली इफ़ यू प्रोवाइड्स मनी, ठीक है, मतलब अभी टाइम पे सब आ रहे हैं उसके EMI, तो हम लोग ने जो पहले प्रोविजंस किए थे उसमें से हम थोड़ा राइट बैक कर सकें, मतलब थोड़ा अमाउंट उसमें से वी कैन टेक इट ऑफ एंड शो एज रिकवर्ड इन द आपका क्या बोल सकता हूँ, ये प्रोविजन वाले सेगमेंट में क्रेडिट कॉस्ट में, तो नेगेटिव है इनका। तो दे रिकवर्ड अराउंड 57 करोड़ इन Q1, एंड वो बोल रहे हैं अराउंड और दे कैन रिकवर अराउंड ये जो 3-4-5 क्वार्टर्स है उसमें भी दे कैन रिकवर सिमिलर अमाउंट, तो उनका अराउंड
क्या बोल सकता हूँ, जो रिमेनिंग अमाउंट इज अराउंड 1000 करोड़ के आसपास। तो वो बोल रहे हैं उसमें से ऑलमोस्ट आप देखो और थोड़ा रिकवर तो हो ही जाएगा। तो ये दिस दे हैव टोल्ड कि क्रेडिट कॉस्ट वो नेगेटिव रहेगा टिल अपकमिंग, आप देखो 4-5 क्वार्टर्स तक स्टिल इट वुड बी नेगेटिव। और उसके बाद क्रेडिट कॉस्ट तो थोड़ा बढ़ेगा, राइट। नॉर्मल जो आपको मतलब एक्चुअल में जो प्रोविजन तो करना है, ये तो आप रिकवर कर पा रहे हो, तो दैट इज़ गुड। इसके लिए इनका पैट में भी ग्रोथ देखो आप, ऑपरेटिंग लेवरेज भी इनको एवरी क्वार्टर मिलता है, क्योंकि पीपॉप के बाद आपका एक्सपेंस आता है आपका प्रोविजंस, बट वही नेगेटिव है, तो दैट इज हेल्पिंग देम टू इंक्रीज यार बॉटम लाइन पैट जो बोलना है। तो दैट ग्रो अराउंड 24% के आसपास का पैट का ग्रोथ था, 23% का पैट का ग्रोथ था। तो और अगर आगे जाके थोड़े मीडियम टर्म में वो बोल रहे हैं क्रेडिट कॉस्ट वुड बी अराउंड 0.25%। तो ये हो गया उनका गाइडेंस, एंड ये सब उन्होंने बोला है, क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस बोला है 0.25%। एंड निम्स जो उनका अभी अराउंड 3.7 बोला है, जो पहले 3.6 बोला था, वो अभी उन्होंने टारगेट करके बढ़ा के इम्प्रोवाइज करके दे हैव टोल्ड कि 3.7 हो जाएगा। एंड 2 साल बाद FY27 में इट वुड रीच अराउंड 4.1% के आसपास। तो आप देखो निम्स भी इम्प्रूव हो रहा है, मार्जिन इम्प्रूव हो गए, तो ROE नंबर्स वुड मूव अप, तो ये भी अच्छा है। क्रेडिट कॉस्ट भी ठीक ठाक है, तो ये तो अभी नेगेटिव है, इसलिए ROE में थोड़ा अच्छा खासा बूस्ट आ रहा है। बट उन्होंने बोला एज द निम्स इम्प्रूव, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ेगा ना आगे जाके, तो अभी ये कितना रिकवर होगा। और दे हैव टोल्ड स्टिल दे हैव 1 ईयर ऑफ रिकवरी लेफ्ट, तो उसके बाद थोड़ा कंप्रेशन जो आएगा, तो ROE वहाँ पे ही रहेगा 2.5 2.6। तो स्टेडी स्टेट ROE इज अराउंड 2.5 to 2.6। एंड दे आर टेलिंग उनका जो करंटली जो यील्ड है दैट इज अराउंड, आप देखो 10% के आसपास का जो यील्ड है। दे आर टारगेटिंग दैट इट वुड गो टू अराउंड 12.6-12.7% के आसपास हो जाएगा। एंड FY26 में आते आते इट वुड बिकम 13%, क्योंकि देखो ना आप, प्राइम हाउसिंग पे आपको मिल रहा है 9%, इमर्जिंग मार्केट पे आपको मिल रहा है 9.7-9.8%, एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको मिल रहा है 12%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको 12% मिल रहा है इन अफोर्डेबल हाउसिंग वाले सेगमेंट। तो जैसे जैसे उनका प्रपोर्शन बढ़ेगा इन द ओवरऑल लोन बुक, तो सिमिलरली आपका मार्जिन इंप्रूव होएगा, आपका यील्ड इंप्रूव होएगा, एंड उनका क्रेडिट रेटिंग एक होता है, ठीक है, मतलब इनका AA रेटिंग है अभी। एंड वो बोल रहे हैं अगर हमको आगे जाके इन 4-5 क्वार्टर में उनको अगर रेटिंग अपग्रेड भी मिल जाता है, तो उससे उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग, कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है दैट वुड रिड्यूस। क्योंकि आप समझ लो सिबिल स्कोर, ठीक है, तो एक बंदे का सिबिल स्कोर इज 850 एंड दूसरे का है 550, तो मतलब इफ़ अगर मुझे 100 रुपया भी देना है लोन, तो मैं 850 वाले कस्टमर जो है उसको कम EMI, कम इंटरेस्ट पे चार्ज करोगे, क्योंकि इसका सिबिल स्कोर अच्छा है। तो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग टेल्स कि भाई जितना ज़्यादा रेटिंग है, योर एबिलिटी टू बोरो मनी एट अ चीपर रेट इंक्रीजेस। तो ये हो गया क्रेडिट कॉस्ट का, क्रेडिट रेटिंग का बात, ठीक है। तो एंड FY27 में वो बोल रहा है यील्ड वुड गो टू 13%। तो यील्ड इंप्रूव हो रहा है, प्रोडक्ट मिक्स में अच्छा खासा चेंज आ रहा है, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, स्प्रेड्स निम्स इंप्रूव हो रहा है, एंड गाइडेंस भी ठीक ठाक है। मतलब देखो दो टेक्निक है यहाँ पे, आप देखो यू कैन बाय अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट अ हाई रेट एंड अवेलेबल एट डिसेंट वैल्यूएशन, जैसे हो गया आपका होम फर्स्ट हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ। एंड दूसरा हो गया आपका रीजनेबल ग्रोथ विथ चेंजिंग प्रोडक्ट मिक्स, जहाँ से मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। तो वन ऑफ द कंपनीज दैट इज इम्प्रूविंग देयर मार्जिन विथ रीजनेबल ग्रोथ, मतलब ऐसा भी नहीं कि 2-3% ग्रो कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग एट इंडस्ट्री लेवल ग्रोथ से अच्छा ही कर रहे हैं, 18% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है रिटेल वाले सेगमेंट में, एंड मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो इसलिए उनका बॉटम लाइन जो है दैट कैन ग्रो एट अ बेटर रेट। इसीलिए इनका वैल्यूएशन भी आप देखो इट इज अराउंड 1.4-1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिलता है। वेर एज आप देखो दूसरे जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज, इंडिया शेल्टर, एप्टस, होम फर्स्ट हो गया, दे आर ऑलवेज अराउंड 3-3.5, अभी तो 4 टाइम्स पे भी आसपास हो जाते हैं, 4.5 भी हो जाते हैं। तो 3.5-4 के आसपास होते हैं बेसिकली, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ ज़्यादा है, एंड मार्केट पेस फॉर ग्रोथ, राइट, क्योंकि सबका कैपिटल तो लिमिटेड है। तो ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, दो टेक्निक जो है, ज़्यादा ग्रोथ with reasonable margins, reasonable valuations, and reasonable growth with changing product mix that can help to improve your margins। तो इनके अराउंड अभी 350 जो ब्रांचेज है उसमें से वो बोल रहा है और दे वुड ऐड अराउंड 40 to 50 ब्रांचेज इन FY26, ठीक है। तो ये भी अच्छा है। तो ये हो गया PNB हाउसिंग का बात, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर फ्यू मोर फाइनेंशियल्स एंड एज वेल, एंड
Q1 का तो FY26 का तो रिजल्ट चालू ही हो गए। तो अगर आपको मतलब कोई डाउट या कुछ हो तो यू कैन राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड पूरा अगर आपको पूरा लेंडिंग स्पेस समझना है पूरा इन डेप्थ, तो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स, ठीक है। वहाँ पे आपको इन डिटेल में सब समझ आ जाएगा, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।